आप सभी का वेलकम है सिटी क्लासेस में। मेरा नाम है हर्ष भटनागर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेचर वर्ड पे। नेचर वर्ड का मतलब होता है स्वभाव। तो मैनेजमेंट का स्वभाव कैसा है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है बहुत बार। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट का स्वभाव आर्ट्स की तरह है, कला की तरह है। कुछ मैनेजमेंट का कहना है, कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साइंस की तरह है, इसका स्वभाव साइंस की तरह है। कुछ का कहना है कि ये प्रोफेशन है, इसका स्वभाव प्रोफेशन की तरह है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि मैनेजमेंट का स्वभाव क्या आर्ट्स है, क्या साइंस है, क्या प्रोफेशन है। तो हम करेंगे क्या इस टॉपिक के अंदर, हम कुछ फीचर्स साइंस के लेंगे, उन फीचर्स को मैनेजमेंट में कंपेयर करेंगे कि ये मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं या नहीं। फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि वो मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं। ऐसे ही हम कुछ फीचर्स आर्ट्स के लेंगे, उसे मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे और फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि मैनेजमेंट आर्ट्स है कि नहीं। और ऐसे ही प्रोफेशन में भी करेंगे, प्रोफेशन के कुछ फीचर्स लेंगे, देन कंपेयर करेंगे उनको मैनेजमेंट से और बताएंगे कि वो मैनेजमेंट है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसके अंदर 3 तरीकों से इसको समझने वाले हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस से। अगर हम साइंस पे आए तो हमने लिखा है सामने, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब कोई भी काम है साइंस में सिस्टमैटिक तरीके से होता है। अगर एक रिएक्शन भी करनी है केमिस्ट्री में हमें, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कोई अगर लॉ अप्लाई करना है फिजिक्स में, तो उसको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट ऑन ऑब्जर्वेशन। साइंस है भाई, उसको किसी ना किसी पर्सन ने, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके बनाया है। कोई भी लॉ जो हमारे साइंस में होते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन करके बहुत साल बाद उसको लॉ को बनाया गया होगा। और थर्ड फीचर है कि साइंस का, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन विद यूनिवर्सल वैलिडिटी। और जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आया, वो यूनिवर्सल वैलिड भी है। तो इंडिया हो या कोई भी जोग्राफिकल एरिया हो पूरे वर्ल्ड में, हर जगह पर वैलिड है। वो लॉ हर जगह पर अप्लाई करोगे तो आपको वही आंसर या वही उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, साइंस के इन 3 फीचर्स को, साइंस के इस मीनिंग के अंदर जो मैंने लिखे हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद बनाया गया है। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह वैलिड है। इन 3 फीचर्स को अब हम मैनेजमेंट में कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि ये मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं या नहीं। तो देखिए, इसके बाद मैंने मेंशन किया है यहां पर फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट। सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसके अंदर क्या लिखा है, मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस फीचर, मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है इस फीचर को। द रीजन इज, जैसे साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे कि मैनेजमेंट के अंदर भी कोई काम करना है तो हम उसके लिए एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे फंक्शंस थे। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी थोड़े डिस्कस करे हैं और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है मैनेजमेंट के लिए, सिस्टमैटिक वे फॉलो करना पड़ता है। तो जो साइंस का ये फीचर है, ये मैनेजमेंट में सेटिस्फाई होता है। साइंस भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वहां पर भी सिस्टम फॉलो करना पड़ता है और मैनेजमेंट के अंदर भी ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। हाँ, प्रोसेस दोनों के अलग अलग होंगे, स्टेप्स दोनों के अलग अलग होंगे, पर हाँ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो फीचर है, वो मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। सेकेंड फीचर पे अगर हम आए, तो सेकेंड फीचर पे उसने डिस्कस किया है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस के प्रिंसिपल हैं, वो बहुत साल ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंटेशन करके बनाए गए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके साथ उसको बहुत बार, उस पर बहुत बार रिएक्शन किया, बहुत बार फेल भी हुए होंगे। देन उसके बाद उन्होंने उसको क्या करा, लॉ बनाया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन में वो फेल हुए और बहुत बार प्लस में भी रहे होंगे और उसको उनको इवेल्युएट करा होगा कि हाँ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद साइंस के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। पर अगर हम इस पॉइंट को देखें तो क्या लिखा है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट फुल्ली एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट।
ये वाला फीचर मैनेजमेंट के अंदर 100% नहीं पाया जाता, फुल्ली नहीं पाया जाता है। जैसे कि although management principles have evolved over a period of time based on repeated experiment and observation in different type of organization, but management deals with human being। यहां पर है मेन चीज, ह्यूमन बीइंग। हमारे प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनाए गए हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई होने की वजह से उनका जो हमारा आंसर है, उनका जो हमारा रिफ्लेक्शन है, हर बार वो सेम नहीं रहता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। तो बहुत बार हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटेशन करके बनाया गया है, पर ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करके बनाया गया है। और आपको पता है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना आसान चीज नहीं है। कभी कभी वो बहुत सही सटीक बैठ जाता है कि हाँ ऐसे ही बिहेव करना है, ऐसे ही बिहेव करेगा अगर मैं इस प्रिंसिपल को लगाऊंगा, और बहुत बार ह्यूमन बिहेवियर बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से हमारा जो ये प्रिंसिपल है हर बार अप्लाई नहीं होता है। अगर किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने किसी ह्यूमन बीइंग पर कोई प्रिंसिपल अप्लाई करा होगा पहले कभी, तो उस टाइम पर उस ह्यूमन का बिहेवियर कैसा था और अब उसका बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रिंसिपल हर बार सेम अप्लाई होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 100% पॉसिबल नहीं होता है, 100% ये अप्लाई नहीं होता है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट पे आऊं, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सली वैलिड होता है क्या? साइंस का प्रिंसिपल, साइंस के जो लॉज हैं, साइंस के जो एक्सपेरिमेंटेशन है, उसे आप कहीं पर भी करेंगे तो वो यूनिवर्सली वैलिड होंगे। बट मैनेजमेंट के लिए देखो क्या कह रहा है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होते, यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई नहीं होती। देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are not as exact as principle of science. Their application and use is not universal. They have to be modified according to a given situation. यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब यहां पर मैनेजमेंट में ये हो जाता है कि हर जगह वो सेम रिजल्ट आए, हर जगह वो वैलिड हो। पर क्या मैनेजमेंट में अगर हम कोई काम करें और कोई प्रिंसिपल लगाएं, कोई लॉ लगाएं, जो भी किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने दिया है, अगर उसे हम अप्लाई करें तो क्या हर बार वो आंसर सेम आएगा? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि एक रीजन तो हमारा ऊपर वाला ही है कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, इसलिए वो साइंस रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन वाला जो हमारा फीचर है साइंस का, वो पाया नहीं जाता हर बार। पर उसके बिहेवियर की वजह से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी तो हर बार सही नहीं होगा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी पॉसिबल नहीं है, हर बार वैलिड हो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये फीचर तो पाया ही नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे इस फीचर को उस मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपेयर करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली डायनेमिक फंक्शन है, हर जगह पाए जाने वाला। मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है पर हर जगह वैलिड होता है, ये मैंने नहीं बोला था। तो बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सल वर्ड को कॉमन मान के उसको वैलिडिटी से जोड़ देते हैं। यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, बिल्कुल सही है, बट हर जगह वैलिड होता है ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं बोला गया है। तो साइंस के प्रिंसिपल हर जगह वैलिड होते हैं, पर मैनेजमेंट के लॉज या प्रिंसिपल्स हर जगह वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं पर वैलिड नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर उसके पीछे है और हर बार आपका जो रिजल्ट है वो सेम आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, साइंस में अगर आप कोई रिएक्शन करेंगे, कोई लॉ अप्लाई करेंगे, तो उसका रिजल्ट यूनिवर्सल वैलिड होगा। तो ये 3 फीचर्स थे, जिसमें पहला वाला जो हमारा फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हर जगह पाया जाता है मैनेजमेंट में, 100% पाया जाता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो फीचर है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन वाला, ये 100% नहीं पाया जाता मैनेजमेंट के अंदर, साइंस का प्रिंसिपल। और हमारा जो थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये कुछ बिल्कुल नहीं पाया जाता। यूनिवर्सल वैलिडिटी हर बिल्कुल तरीके से नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बच्चे इसको यूनिवर्सल मान के आगे बढ़ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्री कर जाते हैं, पर नहीं, यूनिवर्सल वैलिडिटी बोला है तो हर जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, वैलिड मतलब उसका हर जगह हर बार आंसर सेम आए। तो ये बोल देना कि मैनेजमेंट का मैं अगर मैं लॉ अप्लाई करूंगा हर बार वैलिड होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 3 में से एक फीचर पूरा पाया जा रहा है, एक फीचर कुछ हद तक पाया जा रहा है, और तीसरा वाला फीचर तो पाया ही नहीं जा रहा, मैच ही नहीं हो रहा मैनेजमेंट से। तो देखो कंक्लूजन में क्या लिखा है, अगर हम कंक्लूजन पे आए, कंक्लूजन में क्या लिखा है,
On comparing these features of science and management, we can conclude that management cannot be considered as exact or accurate science, like physics and chemistry. साइंस के जो कुछ फीचर्स हैं जो हमने कंपेयर करे मैनेजमेंट के साथ, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि साइंस मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है या फिर 100% साइंस नहीं है. कुछ फीचर्स पाए जा रहे हैं पर मैनेजमेंट एक प्रॉपर साइंस नहीं है, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है. आप सभी को समझ में आया? चल आगे आते हैं. इसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट एज एन आर्ट. कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स या बिजनेस राइटर्स का कहना है कि मैनेजमेंट कला है, मैनेजमेंट आर्ट है. याद रखिएगा, मैं ये ह्यूमैनिटीज वाले आर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि जो हमारा स्ट्रीम होता है, ये हम कलाकारी वाले आर्ट की बात कर रहे हैं, कलाकारी. तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है, तो हम कुछ फीचर्स आर्ट के कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ और फाइंड आउट करेंगे कि ये आर्ट है कि नहीं है, मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है. तो आर्ट का देखो मैंने एक छोटा सा मीनिंग लिखा है, अगर आप देखेंगे, आर्ट रिफर्स टू थ्योरेटिकल नॉलेज विद पर्सनलाइज एप्लीकेशन. आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसको हम पर्सनलाइज अप्लाई करते हैं, पर्सनल तरीके से अप्लाई करते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है. मतलब आर्ट जो है, कलाकारी है, उसके अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. अगर हम बात करें म्यूजिक एक आर्ट है, कला है, उसके अंदर भी हमें उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ती है. अगर हम पेंटिंग की बात करें, पेंटिंग करना भी एक कला है, उसके अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. तो अगर हम सोचते हैं कि इनके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, तो थ्योरेटिकल नॉलेज के बिना हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सही से नहीं सीख पाएंगे. अगर आप गिटार भी सीखने जा रहे हैं ना, तो गिटार सीखना भी एक कला है, एक आर्ट है, पर उसके लिए भी आपको उसके नोट्स, उसके पॉइंट्स और बहुत सारी चीजें जो उसमें होती होंगी वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी. ठीक है. बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो हमारी आर्ट है, हमारी कला है, वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है. भाई सिंगर अगर मैं बात करूं तो हनी सिंह भी है और अरिजीत सिंह भी है. दोनों ने अपने अपने वर्क में प्रैक्टिस करी होगी और दोनों अलग ही जॉनर के गाने गाते हैं. हनी सिंह रैप वाले गाने गाते हैं और अरिजीत सिंह आपको पता ही है अलग अलग दुख भरे गाने गाते हैं. ठीक है. मतलब लव सॉन्ग्स गाते हैं. क्रिएटिविटी टू ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, एक डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट. बिल्कुल सही बात है. और आर्ट के अंदर कलाकारी को हम कैसे अचीव करते हैं, कैसे गेट करते हैं? स्टडी करने से, ऑब्जर्व करने से, एक्सपीरियंस करने से. कलाकार वही होता है जो एक्सपीरियंस से सीखे, ऑब्जर्व करके सीखे और पढ़ के सीखे. पढ़ने के लिए उसको थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी और प्रैक्टिकल अवेयरनेस भी लेनी पड़ेगी और उसकी अपनी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे भी वर्क करता है. तो इतनी सारी बातें जो मैंने आर्ट के बारे में बताई, उससे मैंने 3 फीचर्स बनाए हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, एज पर एनसीईआरटी. तो हमारे सामने 3 फीचर्स हैं. पहला है बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड है, मींस आर्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज ली जाती है. कलाकारी में थ्योरेटिकल नॉलेज लेना जरूरी है. एक मतलब बुक्स पढ़ना या उसकी थ्योरी पढ़ना जरूरी है. क्या मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है? मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरी पढ़नी पड़ती है. जो आपकी 12th मैनेजमेंट की बुक है, 12th बिजनेस स्टडीज की बुक है, क्या उसके अंदर थ्योरी नहीं है? आपको पढ़ाई तो रहे हैं वो सबकी, कैसे कैसे आपको स्टाफिंग करनी चाहिए और कैसे आपको डायरेक्टिंग करनी चाहिए, कैसे आपको प्लान्स बनाने चाहिए और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स. पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मैनेजमेंट में भी समझना पड़ता है. तो मैनेजमेंट में ये फीचर पाया जाता है. तो जो आर्ट का ये फीचर है, दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर ये पाया जाता है. मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल नॉलेज है. क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन. पर्सनल वे में हर कोई इंसान इसे अप्लाई करता है. मतलब कलाकारी में अगर मैं बात करूं तो हर एक सिंगर अपने अपने तरीके से गाना गाता है और वो तरीका लोगों को पसंद आता है और लोग उसके गाने सुनते हैं. ठीक है. हर एक कलाकार जो कोई काम करता है, वो पेंटर भी हो सकता है. आपको पता है बहुत अलग अलग तरीके के पेंटर्स होते हैं. 3D पेंटिंग होती है, ठीक है, और बहुत कैनवस पेंटिंग होती है, अलग अलग तरीके की पेंटिंग होती है. तो हर एक कलाकार अपने पर्सनलाइज वे में उसको अप्लाई करता है. ठीक है. मतलब आर्ट का ये पॉइंट बता रहा था मैं. क्या ये पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है? तो क्या लिखा है, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. ये फीचर मैनेजमेंट आर्ट का मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हर एक मैनेजर अपने तरीके से मैनेज करता है. फ्लेक्सिबल होता है मैनेजर कि भाई वो किस तरीके से उस काम को मैनेज करेगा. किसी पर्सन का मैनेज करने का तरीका कुछ और होता है, किसी पर्सन का मैनेज करने का तरीका कुछ और होता है.
आप अपनी क्लासरूम में भी देखेंगे जब टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं तो अलग अलग टीचर आपके अलग अलग पीरियड्स में आके आपको कोई चैप्टर डिस्कस करते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के और आपको पढ़ाते हैं। तो कोई टीचर आपको किसी और तरीके से मैनेज करता है, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ, ठीक है। कुछ लोग स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको मैनेज करते हैं, और जरूरी भी है कहीं पर फ्रेंडली होना, कहीं पर स्ट्रिक्टनेस दिखाना। तो क्या है, हर कोई इंसान जो आपको मैनेज कर रहा है उसका एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, पर्सनलाइज वे होता है किसी को भी मैनेज करने का। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है, आर्ट का फीचर जो मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। अगर हम थर्ड फीचर पे आए तो थर्ड फीचर है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट्स प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से और निखरती है। कलाकारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से और बढ़िया होती है। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से वो उसको और एक प्लस पॉइंट मिलता है। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से हमारा जो कलाकारी है वो और निखर कर आती है। ऐसे ही मैनेजर, जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मैनेजर होगा, उसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, जितना ज्यादा वो क्रिएटिव बना होगा, उतनी जल्दी वो हर काम को मैनेज कर पाएगा और उसके लिए वो मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैनेजर के अंदर भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से ही मैनेजमेंट का एक फीचर पाया जाता है। तो मैनेजमेंट करना प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी से आपको फायदा देता है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब यहां हो जाता है कि मैनेजमेंट के अंदर भी हमें प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से फायदा मिलता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पाई जाती है। हर एक मैनेजर अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने क्रिएटिवनेस से अपने बिजनेस को मैनेज करता है। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन या हर मैनेजर हर किसी को सेम तरीके से मैनेज करे। उसने इतने सालों से जो एक्सपीरियंस लिया है उससे वो अचीव करता है, क्रिएटिव बनता है और लोगों को मैनेज कर पाता है। तो आर्ट का ये फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ये फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर पाया जाता है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट के ये तीनों फीचर, आर्ट के जो तीनों फीचर हैं वो मैनेजमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं 100%। तो यही अगर मैं कंक्लूड करूं तो यही लिखा होगा इसके अंदर, finally it can be concluded that management is an art because it satisfy all the features or characteristics of arts। आर्ट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉलो करता है या एक्सेप्ट करता है, इस वजह से मैनेजमेंट आर्ट है। और अगर हम याद करें हमारी पहली वीडियो तो मैंने आपको बताया भी था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। जो इंसान इस कला को जितनी अच्छी तरीके से कर पाएगा, जितनी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी अप्लाई करेगा, जितना वो उसके लिए पर्सनलाइज एप्लीकेशन अप्लाई करेगा, उतने अच्छे से वो इंसान उस काम को मैनेज कर पाएगा। तो ये जो हमारा मीनिंग था, जो मैंने कभी आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहां मैं आपको समझा चुका हूं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। और वही यहां पर आज हमारे सामने नेचर के तौर पे आ गया कि मैनेजमेंट का नेचर आर्ट की तरह है या नहीं है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट आर्ट है। पर अगर हम साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस के 3 फीचर में उसका 1.5 या एक फीचर पूरा, कुछ फीचर दूसरा वाला और तीसरा वाला तो पाया ही नहीं जाता था। आया आप सबको समझ में? चलिए आ जाते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे। बहुत सारे लोग इस चीज पे डिस्कशन करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है बहुत बार कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो प्रोफेशन पहले है क्या? प्रोफेशन वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए आपके पास एक स्पेशल स्किल हो या स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल डिग्री हो। अगर आपके पास किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल डिग्री है, तब आप प्रोफेशन के अंदर काउंट होते हैं। जैसे कि सीए, उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है टैक्सेशन की, अकाउंट्स प्रिपेयर करने की, लॉ की। सीएस के पास स्पेशल नॉलेज है। एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हमारे पास होते हैं उनके पास नॉलेज है। लॉयर्स जो हमारे पास होते हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज है। ये सब प्रोफेशन के अंदर काउंट होते हैं। पर क्या प्रोफेशन के फीचर्स, जैसे हमने पीछे 2 आर्ट्स और साइंस में कंपेयर करे हैं, क्या प्रोफेशन के वो फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर पाए जाते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर जो हमारे सामने है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन का एक फीचर सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कह रही है बुक्स। एवरी प्रोफेशन हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन एक्वायर थ्रू इंस्ट्रक्शंस। किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए उस
के अंदर जो कोर्सेज हैं या फिर जो पूरा प्रोसीजर है, उसका पूरा टाइम पीरियड जो डिसाइड करा गया है, उसके अंदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको ये काम किस तरीके से करना है, क्या थ्योरी पढ़नी है, क्या लॉज पढ़ने हैं, वो सब हमें प्रोफेशन के अंदर बताया गया है। चाहे वो सीए हो, चाहे वो हमारा सीएस हो, चाहे वो हमारा डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे लॉयर्स हो, आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, वहां पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वहां पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये थ्योरीज पढ़नी है, आपको इस टाइम स्केड्यूल फॉलो करना है, आपको ये क्लोथ्स पहनने हैं या फिर ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो करना है। क्या मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर पाया जाता है? तो क्या लिखा है, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये फीचर मैनेजमेंट का ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, एज इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड प्रिंसिपल। बिल्कुल सी बात, बिल्कुल बेसिक सी बात कि मैनेजमेंट के अंदर भी ये प्रिंसिपल फॉलो होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नॉलेज दी जाती है कॉन्सेप्ट्स की, थ्योरी की, प्रोसेस की, फंक्शंस की, प्रिंसिपल्स की, जिसके वजह से कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक अच्छी स्किल्स जनरेट करता है, अर्निंग जनरेट करता है, ठीक है, और उसके वजह से वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाता है। प्रोफेशन का पहला फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर है आप सबको? चलिए हम दूसरे फीचर पे आते हैं एक बार। दूसरा फीचर लिखा है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या हर एक इंसान प्रोफेशन के अंदर आ सकता है? नहीं। जिसने अगर हम बात करें एमबीबीएस की, तो जिसने नीट क्वालिफाई करा होगा, रैंक कट ऑफ क्लियर करी होगी, वो ही जाके किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। जिसने सीए का प्रॉपर एक कट ऑफ जो आती है हमारी, वो क्लियर करी होगी, क्राइटेरिया प्रॉपर जो क्लियर करा होगा, सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा होगा, वो ही सीए में आगे कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम इंजीनियर की बात करें, तो जेई मेंस, जेई एडवांस हमारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उनको प्रॉपर जो उनकी कट ऑफ कट करेगा, कट ऑफ पूरी कर पाएगा, वो ही आगे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। इट मींस प्रोफेशन के अंदर ये जो फीचर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई इंसान इसके अंदर नहीं आ सकता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बनाई गई है। पर क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है? क्या मैनेजमेंट करने के लिए इंडिया में कोई क्राइटेरिया है? मैनेजमेंट करने के लिए एमबीए स्पेशली अगर मैं बोलूं, तो उसके लिए कैट, मैट और अदर बहुत सारे एग्जाम्स गवर्नमेंट कराती है, या फिर हमारे नेशनल बॉडीज कराती है, इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। पर क्या वो कंपलसरी है? नहीं। आप किसी भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहां पर कैट और मैट की क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो आप डोनेशन बेसिस पे लें या नॉर्मल एडमिशन बेसिस पे लें। वहां पर आपको क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लगाई गई है? नहीं। तो प्रोफेशन का जो दायरा है, जो रुकावट है, ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता। मैनेजमेंट करने के लिए आपको किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वहां पर वो उसका एग्जामिनेशन क्लियर करना हो, आप बिना एग्जामिनेशन क्लियर करे भी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो मतलब मैनेजमेंट का जो ये फीचर, मेरा जो प्रोफेशन का जो ये फीचर है, ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाया जाता। तो अगर हम देखें इसके आगे, एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट द एंट्री थ्रू द एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। जो इसको क्वालिफाई करेगा वो ही आगे जाके इसके अंदर बैठ पाएगा, इसे कंटिन्यू कर पाएगा, प्रोफेशन को, इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। पर मैनेजमेंट के अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम्स सब जगहों पे नहीं होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही होते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई कि इसके अंदर ये पॉइंट, इसके अंदर ये मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर नहीं पाया जाता है। अगर आगे कंटिन्यू करें, तो क्या लिखा है इसके अंदर, दिस फीचर नॉट एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट। ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बार हमें कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैनेजर्स बिना डिग्री के ही अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास वो स्किल्स पहले से हैं। तो मैनेजमेंट का प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर हम तीसरे पॉइंट पे आए, तीसरे फीचर पे आए प्रोफेशन के, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन लिखा गया है। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब यह है कि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी बनाई गई है। जैसे कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो आपकी डिग्री आएगी, वो कॉलेज नहीं देगा, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको डिग्री देगा। आप अगर एमबीबीएस करते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज से, चाहे एम्स से कर लीजिए, पर डिग्री आपकी एम्स नहीं देगा, डिग्री आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देगा। तो इट मींस कोई प्रोफेशन अगर है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई है, जो उसको रन करती है, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और आपको डिग्री सर्टिफाइड करती है कि आप एक सही जेन्युइन इंसान है इस प्रोफेशन के अंदर। पर क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है? नहीं।
बहुत बार मैनेजमेंट के अंदर, ज्यादातर टाइम मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रोफेशन है ही नहीं, कोई प्रोफेशनल बॉडी है ही नहीं जो उसको सर्टिफाई करे कि हाँ ये मैनेजर सही है। इसे हम बोलते हैं IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल लेवल पर बहुत सारे IIMs वर्क कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर क्या वो हर एक मैनेजर को सर्टिफाई करते हैं? नहीं। तो ये वाला फीचर भी नहीं पाया जाता, इस फीचर के अंदर भी ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला। इसके अंदर ये कहना चाह रहा है, अगर हम चेक करें तो क्या लिखा है, ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन हर प्रोफेशन किससे एसोसिएटेड है? उसके प्रोफेशनल एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, अ लॉयर हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल। एक लॉयर को बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है अगर उसे इंडिया में प्रैक्टिस करनी है लॉ। तो पर दिस फीचर इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट के अंदर हमें किसी का मेंबर बनना पड़ता है? क्या हमें किसी सर्टिफिकेट मिलता है? किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से सर्टिफिकेट मिलता है? नहीं। तो ये फीचर नहीं पाया जाता है मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम इसके बाद आए हमारे फोर्थ पॉइंट पे, तो हमारा फोर्थ पॉइंट कह रहा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है जो उन्हें गाइड करता है कि कैसे बिहेव करना है, ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से कैसे बिहेव करना है। जैसे एग्जांपल, अ डॉक्टर टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। एक डॉक्टर को शपथ लेनी पड़ती है कि जब भी वो डॉक्टर बन जाता है उसके बाद एक ओथ लेनी पड़ती है कि वो अपने पेशेंट्स के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, अपना काम बहुत सही तरीके से करेगा, बहुत मतलब प्रोफेशनल वे में करेगा और एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो जाता है एक काम करने का तरीका, एक काम करने का वे, जिसमें एथिक्स भी आते हैं, जिसमें आपके क्लोथ्स भी आते हैं। अगर आप डॉक्टर्स को देखेंगे तो व्हाइट कपड़ों में होते हैं, ठीक है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है। लॉयर्स ब्लैक, मतलब ब्लैक वेस्ट कोट बोल लीजिए, या फिर ब्लैक कोट, या फिर ब्लैक अलग अलग जो आउटफिट्स होते हैं उनके उसमें होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर जो सॉरी प्रोफेशन के अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करा जाता है, जिसके अंदर एथिक्स भी आती है, वे ऑफ टॉकिंग भी आता है, और अपने काम के प्रति अच्छा और सही से करना भी आता है। पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर, क्या मैनेजमेंट के अंदर कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं। मैनेजर का वर्क ह्यूमन को डील करना है। अब वो ह्यूमन को कैसे डील करे? स्ट्रिक्टनेस से भी डील कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव मोटिवेशन से भी डील कर सकता है। क्या मैनेजर का कोई आउटफिट होता है? नहीं होता। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी एब्सेंट है मैनेजमेंट के अंदर। पर प्रोफेशन के अंदर ये फीचर पाया जाता है, मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर नहीं पाया जाता। मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं होता, क्योंकि हमें ह्यूमन को डील करना है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जो उसका एक रूल बिहेवियर या कोई डिजाइन बनाए या पैटर्न बनाए या इस पे ध्यान रखे। तो ये फीचर जो हमारा है, दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर कोई फीचर नहीं, मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर नहीं पाया जाता है। क्लियर है आप सबको? ये हमारे हो गए 4 फीचर्स। इसके अंदर 5 फीचर्स को कंपेयर करा गया है, जिसमें हमारा लास्ट फीचर है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव की बात करें तो प्रोफेशन में एक डॉक्टर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है और एक शपथ लेता है कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ सब अच्छे से करूंगा, फिर पेशेंट्स का ध्यान रखूंगा, पेशेंट के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, उनके फायदे के लिए सारी चीजें करवाऊंगा, या टेस्ट या जो भी एक्टिविटीज होती हैं, और सबसे पहले मैं अपनी सर्विस को ध्यान रखूंगा, बाद में मनी मोटिव रखूंगा उसके पीछे, या इकोनॉमिक बेनिफिट रखूंगा। ऐसे ही सर्विसेज, ऐसे ही प्रोफेशन के अंदर हर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन या फिर एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके वहां पर सर्विस मोटिव को पहले रखा जाता है। प्रोफेशन में पहले सर्विस मोटिव को ही रखा जाता है कि सर्विसेज पहले हैं, सर्विस करेंगे आप अच्छे से तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, देन आपको लोग आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। बट अगर मैं बात करूं उसके आगे मैनेजमेंट की, तो क्या मैनेजमेंट के आगे सर्विस मोटिव होता है? नहीं। मैनेजमेंट करा जा रहा है बिजनेस में स्पेशली, या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, पर उनका मोटिव पहला क्या होता है? आपने पढ़ा था मेरे से पीछे भी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो सर्विसेज थोड़ा बाद में आती है उनके पास, पहले उनके माइंड में प्रॉफिट और ग्रोथ या सर्वाइवल होता है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या बीइंग अ मैनेजर, मेरे माइंड में सबसे पहले क्या रहेगा? प्रॉफिट मोटिव ज्यादा रहता है, सर्विस मोटिव कम रहता है। तो यही वो कहना चाह रहा है, दिस फीचर इज नॉट 100%
प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। देखो 100% या सेंट लिखा हुआ है, इट मीन्स 100%। अब ये नहीं कहते कि मैनेजर क्या करता है, हर बार सर्विस को मोटिव रखता है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता ही है। तो 100% ये फीचर नहीं पाया जाता है, कुछ हद तक पाया जाता है कहीं कहीं पे, क्योंकि बेसिक सी बात है, जब हम सर्वाइवल की बात कर रहे हैं तो हम कुछ सर्व करना, पर माइंडसेट हमारा प्रॉफिट के आसपास ही घूमता रहता है। तो मैनेजमेंट का ये फीचर 100% नहीं पाया जाता, जैसे कि पूरा प्रोफेशन के अंदर पाया जाता है। प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर 100% नहीं पाया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको ये 5 फीचर समझ में आए हैं, जिसमें हमारा पहला फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पूरा पाया जा रहा है ना। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास पूरा पाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा फीचर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये तो पाया ही नहीं जाता। अगर हम इसके आगे चले जाएं तो हमारे पास जो फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये भी नहीं पाया जा रहा मैनेजमेंट के अंदर। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी नहीं पाया जा रहा है। और सर्विस मोटिव 100% नहीं पाया जा रहा है। तो कंक्लूजन हम यही आएंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 5 फीचर्स 1 is totally present and second one is not 100% present and rest 3 are not present. It means मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। ये कंक्लूजन। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर रिप्लाईज में बता सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम आगे वाली क्लासेस में।